हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नर्मदा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बनास रिवर को लेकर के। तो बनास रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो राजस्थान स्टेट है वहां से ओरिजिन होता है बनास रिवर का। बनास रिवर चंबल रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है और चंबल रिवर जो है वो यमुना रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और यमुना रिवर जो है वो लास्ट में अपने वाटर को गंगा रिवर में डिस्चार्ज करती है। मीन्स यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है। तो ये जो भी सीरीज है कि कौन सी रिवर किस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये आपको याद होना चाहिए। ये जो मैप है वो आपके साथ में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी पर शेयर कर दिया जाएगा। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अफगानिस्तान हिंदूज और सिख का एक डेलीगेशन, एक टीम जो है उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में मुलाकात की। बहुत सारे इश्यूज के यहाँ पर डिस्कशन हुआ। इस डेलीगेशन ने ये बोला कि जो सिटीजनशिप एक्ट के अंडर आपने अवेल किया है कि हमारे तीन रीजनल नेबर कंट्रीज जो हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको आपने अवेल किया है सिटीजनशिप एक्ट 2019 के अंडर कि उन सभी को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। वो 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के जो नेम है वो आपको बिल्कुल क्लियरली याद होने चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में उनमें कुछ नेम को चेंज करके, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इसके अलावा हिंदू, सिख, जैन जो है, क्रिश्चियन जो है, ये 6 मेजर कम्युनिटीज़ हैं। ये नेम आपको बिल्कुल क्लियर याद होने चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में इन नेम को रिप्लेस करके, इन कम्युनिटी के नेम को रिप्लेस करके किसी अदर कम्युनिटी का नेम इसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो आपको क्लियरली ध्यान में होने चाहिए कि किन 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को हमने अवेल किया है कि इंडिया की सिटीजनशिप उनको दी जाएगी। इसमें एक डेट डिसाइड की गई थी इस एक्ट के अंडर कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी ये 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग इंडिया में आए हैं उनको शरणार्थी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। अब इसको लेकर के जो डेलीगेशन है उन्होंने ये बोला कि जो आपने हमें अवेल किया है यहाँ की सिटीजनशिप, उसमें जो डिले हो रहा है उसके लिए आप काम कीजिए। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कम्युनिटी के जो लोग हैं अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तो वीज़ा को लेकर के जो अवेलेबिलिटी है वो दोबारा से स्टार्ट किया जाए ताकि उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। आप सभी को पता है लास्ट ईयर 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा से अपनी पावर गेन कर ली। जैसे ही यूएस ने अपने ट्रूप्स को वहां से रिटर्न करने की कोशिश की, अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो दोबारा मेजोरिटी के साथ में वहां पर कंप्लीट पावर को कैप्चर कर चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं क्योंकि जो भी अफगानिस्तान के फंड थे उनको यूएस ने एक तरीके से सीज कर दिया है। कारण ये बताया जाता है, यूएस ने ये बोला है कि अगर तालिबान को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिक पर हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किए तो दोबारा से 1996 से 2001 तक जब अफगानिस्तान पे तालिबान का रूल रहा था और एक तरीके से उन्होंने अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की वहाँ पर कोशिश की थी, उसी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो दोबारा से अफगानिस्तान में लगाने की कोशिश की जाएगी तालिबान के द्वारा। तो तालिबान को कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट साइन करवाया जाए ताकि ये जो भी इशूज है उनको सॉल्व किया जा सके। अभी प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो एक डेलीगेशन है वो नॉर्वे की विजिट पर भी गया। वहां पर भी ये डिस्कशन हुआ कि जो भी हमारे फंड्स हैं उनको रिलीज किया जाए क्योंकि इसकी वजह से अफगानिस्तान में बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं। वहां पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। हंगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक वहां पर इंक्रीज हो चुका है। इसके लिए हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने वहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। इससे पहले भी मेडिकल असिस्टेंस, बहुत सारी मेडिसिन, जो भी इक्विपमेंट्स है इंपॉर्टेंट, वो सभी वहां पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की।
और अभी लैंड रूट को यूज़ करते हुए हमने वीट भी अफगानिस्तान को अवेल करवाने की कोशिश की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक प्रेस स्टेटमेंट होता है जिसमें हमारे मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि सिटीजनशिप एक्ट 2019 में हमने क्या क्या इन कम्युनिटीज़ को बेनिफिट देंगे इसके बारे में उसमें बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि लास्ट ईयर जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कैप्चर कर लिया था सारी पावर को, तो गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप हैं उनको हमने इंडिया में वापस लाने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट भी की थी। सीधा सा मतलब ये है कि इन कम्युनिटीज़ के जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी इनको बेनिफिट्स दिए जाने हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करने में इंडिया ने हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब यहाँ पर बात आई है स्वरूप की। ये इम्पोर्टेंट वर्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा लास्ट ईयर भी, क्योंकि जब गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को इंडिया में लाया गया था तब हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपने देखा होगा कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको सर पर रख करके उनको अच्छी जगह जो एक तरीके से एस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये जो पॉइंट है स्वरूप, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू कर लेते हैं। देखो, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको स्वरूप बोला जाता है। पंजाबी में इसको बीर भी बोलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की एक टेंजिबल जो कॉपी होती है उसी को स्वरूप बोला जाता है। एक जो बीर होता है उसमें एक जो बीर मतलब एक कॉपी जो होती है उसमें 30 पेजेस होते हैं, और जिसको जो एवरी पेज जो होता है उसके ऊपर सेम वर्सेस यहाँ पर राइट डाउन की हुई है। सिख रिलीजन को अगर हम देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको ये माना जाता है कि ये हमारे लिविंग गुरु है, मतलब उसको एज ए बुक नहीं पूजा की जाती। ये माना जाता है जहाँ पर भी आप गुरुद्वारे आप देखोगे वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब को पूजा जाता है, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहिब को इस तरीके से मानते हैं कि हमारे लिविंग गुरु हैं। और हमारे आज तक जितने भी सिख रिलीजन में आपको पता है कि 10 गुरु हुए हैं वहाँ पर, तो ये माना जाता है कि भले ही उनकी बॉडी अलग थी लेकिन उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है वो एक थी। और लास्ट में वो जो 10 गुरु जो हुए सिख रिलीजन में वो लास्ट में गुरु ग्रंथ साहिब में समा गई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1604 में गुरु अर्जुन देव जो 5th सिख गुरु थे उन्होंने पहली गुरु ग्रंथ साहिब की फर्स्ट बीर को कंपाइल किया था और इसके अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में इसको डिपॉजिट किया। बाद में गुरु गोविंद सिंह जो 10th नंबर के गुरु थे उन्होंने इस बीर को इसमें कुछ एड ऑन किया, जैसे अपने फादर 10th गुरु के जो फादर थे गुरु तेग बहादुर, उनकी कुछ टीचिंग्स को इसमें इंसर्ट किया। इसके अलावा उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो हैं जो 10th गुरु थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को लिविंग गुरु डिक्लेयर कर दिया था कि अब सिख रिलीजन में कोई भी गुरु नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारी गुरु रहेंगे और इसी को गुरु के रूप में पूजा जाएगा। और 1708 में ये उन्होंने डिक्लेयर किया गया था। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें 6 सिख गुरु, 15 संत और इसके अलावा भगत कबीर जो है, भक्त रविदास जो हैं, शेख फरीद जो हैं, भक्त नामदेव जो हैं, इसके अलावा 11 भाट जो हैं जिसको बालदीर जो बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 सिख जो हैं जिन्होंने अपने कुछ सॉन्ग लिखे थे उन सभी को इसमें इंसर्ट किया गया है। सीधी सी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो सिख गुरु हैं उन्होंने ही कुछ राइट डाउन किया उसी को गुरु ग्रंथ साहिब में इंसर्ट किया गया है। इसके अलावा बाद में जब इसको कंपाइल किया गया तो जो भी सोसाइटी में जो भी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स लिखी उन सभी को इसमें इंसर्ट किया गया है। तो ये जो स्वरूप वर्ड है इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी को पता है आज 20 फरवरी है और आज पंजाब में इलेक्शन होंगे। पहले 14 फरवरी डिक्लेयर किया गया था लेकिन रविदास जयंती की वजह से इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और यहाँ पर यूपी जो हमारा स्टेट है वहाँ पर 59 सीट्स के लिए 3rd फेज़ की जो इलेक्शन है वो होने वाले हैं। तो ये इलेक्शन से मतलब एक तरीके से पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। ये बोला गया है कि यूपी में जो 3rd फेज़ का चुनाव प्रचार हुआ उसमें टेररिज्म और प्राइस राइज जो इशू हैं उनको ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वेस्ट बंगाल स्टेट को लेकर के। वेस्ट बंगाल स्टेट के जो गवर्नर हैं और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है उसके बीच में हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से रेगुलर क्लैश चल रहा है। अभी क्या इशू हुआ, वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने गवर्नर को एक उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो असेंबली को हम स्टार्ट करना चाहते हैं 7 मार्च से, तो उसके लिए समन भेजा कि आप इसको अलाउ कीजिए इस चीज़ को लेकर के। लेकिन जो गवर्नर है उन्होंने वापस ये जो रिकमेंडेशन जो भेजी गई थी उसको रिटर्न कर दिया और ये बोला कि आपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविज़न है उसको फॉलो नहीं किया। बेसिक प्रोविज़न क्या है? बेसिक प्रोविज़न में ये है कि गवर्नर जो है अगर चीफ मिनिस्टर
कैबिनेट मिनिस्टर्स की एड एंड असिस्टेंस के साथ में मिलकर के एक डिस्कशन करता है और फिर गवर्नर को एड एंड असिस्टेंस देने की कोशिश की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नर फिर काम करता है। तो यहाँ पर गवर्नर ने ये बात बोली कि ये जो रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा गई थी, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनका कोई भी अलाउ नहीं था, उनका कोई भी इसमें इंक्लूजन नहीं था। तो अगर दोबारा से रिकमेंडेशन दी जाती है, मैंने रिव्यू के लिए भेजा है, अगर उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी अपनी तरफ से अप्रूवल देते हैं तो ये जो समन किया गया है कि असेंबली समन की जाए उसको मैं अलाउ करूँगा। ओके, तो ये कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 166 और आर्टिकल 163 को न्यूज़ में ला दिया है दोबारा से। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि तमिलनाडु के गवर्नर ने अपने जो भी उनको एक बिल भेजा गया था कि नीट को रिप्लेस कर दीजिए आप, उसको दोबारा से उन्होंने सेंड किया, तो गवर्नर की पावर आर्टिकल 200 जो है उसको न्यूज़ में ला दिया था तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए, और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है भाई। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन के बीच को इश्यू को लेकर के है। रशिया ने बॉर्डर एरिया में कुछ न्यूक्लियर ड्रिल्स, मतलब अपनी तरफ से मिलिट्री ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि रशिया ये बोल रहा है कि हमारा जो भी मिलिट्री ट्रूप्स है उनकी एक तरीके से उनकी कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट करवाई जा रही हैं, लेकिन US के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी तरफ से कंसर्न क्रिएट किए हैं। उन्होंने ये बोला है कि रशिया बिल्कुल ठान चुका है कि उसको अटैक करना है और वॉर होना चाहिए। हालांकि ये बोला जा रहा है कि देखो बॉर्डर एरियाज़ में कुछ टाइम पहले रशिया ने बोला था कि हम अपने ट्रूप्स को क्या कर रहे हैं, पुल बैक कर रहे हैं, लेकिन फिर से वो सारी एक्टिविटीज़ दोहराई जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि रशिया जो है वो रेगुलर एक तरीके से वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कुछ टाइम पहले भी लास्ट जनवरी 2022 में भी हमने एक इशू को डिस्कस किया था कि बूंदी वाला एरिया, मतलब जो हाड़ौती रीजन जिसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी दलित कम्युनिटीज़ हैं उनको अपनी शादी के दौरान हम हर जो भी कम्युनिटी है जिनमें इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो एक हॉर्स राइडिंग होती है, मतलब शादी करने से पहले एक हॉर्स राइडिंग होती है और इसमें वो जाकर के अपने जो भी टेम्पल होता है, जो भी उनके देवी देवता होते हैं, वहाँ पर वो पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जो दलित कम्युनिटी के जो लोग थे उनको ये हॉर्स राइडिंग जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करवाने दिया जाता था। अब इसमें जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, तो बूंदी में जो नीम का खेड़ा जो विलेज है वहाँ के एक ब्राइड ग्रूम मनोज बैरवा को हॉर्स के ऊपर राइड करवाने की कोशिश करवाई गई, और जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस है वो इसमें हेल्प कर रही है। वहाँ की पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन समानता मीन्स इक्वलिटी। बूंदी में इसको लॉन्च किया है और उन्होंने ये बोला है कि जब से हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है तो लास्ट मंथ भी यहाँ के एक फर्स्ट दलित ब्राइड ग्रूम जिनका नाम श्री राम मेघवाल था, 27 ईयर उनकी एज थी, उनकी जो घुड़चढ़ी है उसको जनवरी में परफॉर्म करवाया गया था। और इसके बाद में जो पुलिस है वो रेगुलर कोशिश कर रही है कि यहाँ पर इन एरियाज़ में जो भी डोमिनेंट कास्ट हैं उनके बेसिस पर एक कमेटी बनाई गई है वहाँ पर इस ऑपरेशन समानता के अकॉर्डिंग, और इसमें पुलिस के लोग होंगे। इसके अलावा जो भी विलेजेस है जहाँ पर इशू है उस विलेजेस में उन कम्युनिटी से रिलेटेड, जैसे कि डोमिनेंट कम्युनिटी जो है उसका एक पर्सन होगा और वो कम्युनिटी जिसको लेकर के इशू है उसका एक पर्सन होगा, और इस तरीके से जो भी उस कम्युनिटी के जो एल्डर पर्सन है, स्टेशन हाउस ऑफिसर वहाँ का जो होगा, इसके अलावा सरपंच, ये इस कमेटी में शामिल होंगे। और ये जो कमेटी है वो जो भी डिस्क्रिमिनेशन रहा है अभी तक उसको आइडेंटिफाई करने की, उसको सोल्व करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि मणिपुर कैडर के IPS ऑफिसर सुनील धनवंता, सुनील धनवंता जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है सूरजपुरा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अभी उनकी शादी थी, उनकी बिंदोरी प्रोसेशन में भी पुलिस ने इसी तरीके का प्रोटेक्शन दिया था। तो आप सोच सकते हो कि एक सर्विस में होते हुए भी पर्सन को आज भी अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बहुत सारा हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर जब आओगे तो ही आपको बहुत सारे इश्यूज अभी भी देखने को मिलेंगे जो इतने लंबे समय के बाद में भी हमारी सोसाइटी में जमे हुए हैं। ओके, तो ये सारी सर्विसेज आप देखो कि आप सर्विस में जाओगे तो आपको कितनी सारी चीज़ें जो सोल्व करने को मौका मिलेंगी। आप ग्राउंड लेवल पर कितने सारे अमेंडमेंट ला सकते हो, कितने सारे चेंजेस ला सकते हो। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो इन सर्विसेज की एक खूबसूरती यही तो है ना कि आप एक ग्राउंड लेवल पर चेंज लाने में आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करोगे। ओके,
तो अच्छे से पढ़ो। नोटिफिकेशन आपको पता ही है कि इस साल की सर्विसेज का आ गया है और बहुत सारी वैकेंसीज भी हैं। एनडीए गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो हाईएस्ट वैकेंसी देखने को मिल रही है इस बार। तो अच्छे से अपना शायद 22 फेब जो है वो लास्ट डेट है, अच्छे से अपने फॉर्म को फिल करो और 2-3 मंथ्स अभी बचे हुए हैं। प्रीलिम्स की बेहतरीन तैयारी करो, शानदार तरीके से आप अपना रिजल्ट जो है वो दे सकते हो यूपीएससी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो फ्रंट पेज पर ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि इंडिया और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसमें बोला जा रहा है कि लगभग मई तक ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फोर्स में आ जाएगा। इसमें बोला गया है कि अगर हम देखें तो ज्वेलरी जो हमारा बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है यहाँ पर ज्वेलरी बिजनेस के बेसिस पर। अगर हम देखें तो गोल्ड इंडिया बहुत ज़्यादा यहाँ से लेता है और ज्वेलरी बिजनेस जो है वो काफ़ी एक्सपेंशन देखने को उसमें मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि यूएस के साथ में हमारी एक डील हुई थी MS-60R हेलीकॉप्टर्स को लेकर के। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं और इसको इंडियन नेवी ने इनका कॉन्टैक्ट किया था यूएस के साथ में। तो ये बोला जा रहा है कि मिड जुलाई तक इनका जो भी शेड्यूल है वो फिक्स है और तब तक ये इंडिया को सौंप दिए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 100 किसान ड्रोन्स को लॉन्च किया। इसमें कोशिश ये की गई कि अलग अलग एरिया सेटल किया गया, ड्रोन्स के थ्रू वहाँ पर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करवाया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को इंसर्ट कर रहे हैं हमारे जो भी बेसिक फीचर हैं उसमें जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी इंसर्ट होगी वैसे वैसे जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए अवेल हो पाएंगी। कुछ टाइम में हमने पहले देखा था कि जो ड्रोन पॉलिसी है उसके लिए हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है और गवर्नमेंट ने ड्रोन पॉलिसी को लेकर के हर सेक्टर को लेकर के बेनिफिट्स भी बताए थे। जैसे कि अगर हम देखें तो कोविड में ड्रोन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमारे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्टेंट एरियाज़ हैं जो हिली एरिया में हैं या जहाँ तक रीच बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वहाँ पर कोविड के टाइम में हर जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, हर इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको भी इसके थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। तो ये ड्रोन के काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ड्रोन के कुछ नेगेटिव भी हैं। हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ में अभी कुछ ऐसे सर्वे सामने आए हैं, ऐसे कुछ डाटा सामने आए हैं कि हमारा जो बॉर्डर एरियाज़ है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ में हमारी बॉर्डर जो टच होती है जिसको BSF सिक्योर करता है, वहाँ पर ये ड्रोन के इशू काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो हर चीज़ के प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जल्दी हम क्या करेंगे, अदर सेक्टर्स में भी जो हमारी ड्रोन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होंगी। हमारा जो यूथ है उनको ये जो स्टार्टअप सेक्टर है, ड्रोन स्टार्टअप जो है, इसमें हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा न्यू चांसेज है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और जो हमारा यूथ है उसको इनमें इंक्लूड किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हो सके। ओके, इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जब भी हमारी इस तरीके की पॉलिसीज हम इंसर्ट करेंगे तो उससे हमें लगेगा कि एक एग्जाम्पल होगा कि इंडिया में अगर हम टेक्नोलॉजी को अवेल करेंगे, हाई लेवल पर टेक्नोलॉजी अवेल की जाएगी, तो जो कंट्री है वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि ज़्यादातर हम क्या फोकस करते हैं कि जो भी पोलिनेशन का जो वर्क होता है उसमें हम फोकस करते हैं बीज के ऊपर और बटरफ्लाइज के ऊपर। मेजरली फोकस और अटेंशन जो है वो इन्हीं को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक स्टडी हुई, एक रिसर्च हुआ और उसमें ये बोला गया कि जो मोथ होते हैं वो हिमालय रीजन में पोलिनेशन का जो वर्क होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, इनको प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी हिमालय का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में इन्होंने जो रोल प्ले किया है उसको सस्टेन किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है और इस पिटीशन में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखो, जब भी अभी आप इलेक्शन चल रहे हैं 5 स्टेट्स में, आप देख रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी तरफ से बेहतरीन मैनिफेस्टो लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स अपनी तरफ से रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम पावर में आ गए तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन उन दोनों के द्वारा भी कोई ऐसा काम नहीं किया गया है कि जो भी मैनिफेस्टो डिक्लेयर किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी
पार्टीज़ के द्वारा उनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लेयर की जाए। पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है चुनाव जीतने के लिए। मतलब एक तरीके से इस पिटीशन में ये बोला गया है कि आप लोगों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनको लालच दे रहे हो कि आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए ये बना देंगे, रोड बना देंगे। ये अरे भाई, ये बेसिक फीचर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आपकी ड्यूटी है। आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इस चीज़ को सामने लीजिए। आप उनको सिर्फ ग्रीडी तरीके से लोगों को ललचाने के लिए आप ये सारे मैनिफेस्टो में जो बातें लिखते हैं गलत है। तो इसको लेकर के पिटीशन फाइल की गई है कि इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कोशिश करे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भी रेगुलेशंस है उनको काउंटर किया जा सके। और काउंटर करके हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लेयर होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो में वो ही बातें लिखेंगी जिनको वो कंप्लीट कर सकती है। क्योंकि अगर कंप्लीट ना करें तो इलेक्शन कमीशन कुछ अपनी तरफ से इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करे ताकि उनकी जो भी उनके सिंबल्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इनके डेजिग्नेशन है, उनको रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल है कि देखो जो गाड़ी होती है, व्हीकल जो होता है, उसमें सीट बेल्ट जो है, हमारा जो व्हीकल एक्ट है उसमें सीट बेल्ट को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। लेकिन एक स्टडी हुई है, उस स्टडी में ये सामने आया है कि इस तरीके के बेल्ट्स को यूज़ करना है, इसको लेकर के लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि बेल्ट जो है उनको यूज़ करने हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, वो कोशिश कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उन्होंने प्रपोज किया है कि जो भी व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनमें 8 सीट, जितनी भी सीट्स हैं उनमें हर तरीके से जो बेल्ट्स हैं, 3 पॉइंट बेल्ट हो गया, वेस्ट बेल्ट हो गया, हर तरीके का 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो बेल्ट है वो अवेल होना चाहिए। या तो पहले से हर व्हीकल में होता है और नहीं है तो नए जो हैं उनमें कोशिश की जानी चाहिए कि ये सब अवेल हो सके। क्योंकि बहुत सारे हम एक्सीडेंट इस तरीके से भी रोके जा सकते हैं कि अगर सारे के सारे पैसेंजर जो अपने बेल्ट्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करें तो बहुत सारे इशू जो हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन के इशू को ही बताया गया है। वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनको एक इशू देखने को मिल रहा है क्योंकि रशिया को सपोर्ट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। चाइना ने अभी अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया कि मॉस्को को जो भी कंसर्न है, जैसे कि रशिया को कंसर्न है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन ना हो, यूएस जो है वो उनके रशिया के रीजनल एरिया में, बॉर्डर एरियाज़ में जाकर के उन कंट्रीज़ को अपने मेंबर बनाने की कोशिश ना करे। तो इसको लेकर के कंसर्न है और इसी कंसर्न के बेसिस पर जो चाइना जो है वो रशिया को हेल्प कर रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये लगता है कि रशिया और चाइना अगर एक साथ आते हैं तो बहुत सारे इशू, क्योंकि चाइना जो है वो जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस अपनी तरफ से इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि क्वेड ग्रुप है, ओकस ग्रुप है, इनको लेकर के चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको ये लगता है कि रशिया और चाइना जो है वो ना सिर्फ यूक्रेन वाले इशू को सोल्व करने के साथ में आएंगे बल्कि अदर जो इशूज़ हैं उनको भी सोल्व करने के लिए वो सामने आ सकते हैं। तो इनको लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज़ को कुछ फियर है कि इसकी वजह से जो ग्लोबली लेवल पर जो वॉर है, जो कोल्ड वॉर है, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्लोबल लेवल पर जो कंट्रीज़ है वो मल्टीपोलर ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हो जाएंगी और ये सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमन इश्यूज हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है जिसको सोल्व आप तभी कर पाओगे जब भी ग्लोबली लेवल पर एक साथ बैठ करके हम उसको डिसाइड करने की कोशिश करें। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हमने डिस्कस किया, टेररिज्म एक इशू है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में कोविड पेंडेमिक और आने वाले टाइम में इस तरीके के इशू और हो सकते हैं। तो ये जो मल्टीपोल डिवीजन जो देखने को मिलेगा ग्लोबली लेवल पर वो हमारे कंट्रीज़ के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज। आज संडे है, आप सभी को पता है साइंस पेज आता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ओमिक्रॉन का सब लीनिएज जो है BA.2 जो है वो BA.1 की तुलना में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। इसका कारण ये बताया गया है कि ये जो नया सब लीनिएज जो है इसकी हायर प्रोपेंसिटी है BA.1 की तुलना में, इसीलिए ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है कि जब भी कोई एक तरीके से नया वेरिएंट जो है और ये माना जा रहा है कि वो बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत ही उसकी जो स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो इसी के बेसिस पर उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पुणे में एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो यूएस की यूनिवर्सिटी है उसके जो भी एस्ट्रोनॉमर्स है वो मिलकर के डिस्कशन करेंगे जायंट मेट्रावेव रेडियो टेलीस्कोप की सहायता से कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन गैस है, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस है वो किस गैलेक्सी से किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ ए फास्ट रेडियो बर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है, फास्ट रेडियो बर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है ये आपको लेकर के, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में ये टर्म दे देंगे, इसको लेकर के कुछ इसके बेसिक फीचर दे देंगे, बता देंगे इससे रिलेटेड कौन सी बातें जो ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में पहली बार हम पता करेंगे क्योंकि इसकी वजह से एटॉमिक हाइड्रोजन गैस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होती है, एक्सट्रीमली ब्राइट रेडियो पल्सेज फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज, जो दूर में जो गैलेक्सीज हैं उनसे इनका ओरिजिन होता है, दैट लास्ट फॉर ओनली ए फ्यू मिली सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड के लिए ही ये एग्जिस्ट करती है। एंड दो यद्यपि दे वर फर्स्ट डिटेक्टेड 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले इनको पहली बार डिटेक्ट किया गया था, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया किस तरीके से इनका ओरिजिन होता है, कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक डिस्कशन किया जाएगा, एक रिसर्च किया जा रहा है और इसमें ये जो जायंट मेट्रावेव रेडियो टेलीस्कोप जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं उनको ये बोला जाता है कि हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे ब्लैक होल्स हैं, कुछ ऐसे ब्लैक मैटर एग्जिस्ट करते हैं, उनसे जब ये ग्रेविटेशनल वेव्स टकराती हैं तो इसके बाद में उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। तो ये जो ब्लैक होल्स हैं, ये जो डार्क मैटर हैं वो क्या ब्लैक होल्स के पार्ट हैं या किस तरीके से हैं, तो ये सारी रिसर्च यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्स में नए ऑब्जर्वेशन किए जा रहे हैं ताकि हमारे जो हाईएस्ट मोस्ट एनर्जेटिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी का अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और किस तरीके से उनको हम एक्सप्लेन करके हमारी सोसाइटी के लिए टेक्नोलॉजी में एक नई नई इनिशिएटिव ला सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर। यहाँ पर हम एक आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे कि ABG शिपयार्ड एक कंपनी थी जो हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इंडिया के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ABG शिपयार्ड जो है उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर मिलते थे, क्वालिटी शिप, ऑफशोर रिग्स एंड स्पेशलाइज्ड वेसल्स बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का ये काफ़ी अच्छा काम करते थे। लेकिन टाइम के साथ में यहाँ पर कुछ डिग्रेडेशन देखने को मिला, तो यहाँ पर बैंक्स ने CBI को इसका ब्यौरा सौंपा। CBI ने जब जानकारी हासिल की तो ये बोला गया कि ये जो फ्रॉड है वो इसमें हैपन किया गया था, मतलब नेचुरली ये डिग्रेड नहीं हुई थी। ये जो कंपनी है वो काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अचानक से इसमें डिग्रेडेशन देखने को मिला। तो जब इसकी रिसर्च किया गया तो इसमें देखा गया कि इंटरनल जो इसके मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर के यहाँ पर फ्रॉड करने की कोशिश की थी। ये जो आर्टिकल है ईटिंग राइट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। न्यू दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक इनिशिएटिव, सबसे पहले FSSAI जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इन्होंने एक इनिशिएटिव, एक फ्लैगशिप मिशन यूज किया था, ईट राइट इंडिया। इस मिशन में ये एम किया गया था कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको न्यूट्रिशियस जो फूड है, न्यूट्रिशियस मील जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाए, ताकि बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीज़ है उनका बर्डन हम कम कर सकें, क्योंकि अच्छा खाना खाएंगे तो बहुत सारी डिजीज़ कम हो जाएंगी और बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इसी इनिशिएटिव को दिल्ली सरकार जो है उन्होंने, उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी है, उन्होंने इस इनिशिएटिव को अपने यहाँ पर लॉन्च किया सेहतमंद दिल्ली के नाम से। और इसमें कोशिश की गई कि ईट राइट जो कैंपस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डेजिग्नेशन दिया जाए। ये जो इनिशिएटिव वर्क है इसमें कुछ प्रिंसिपल रखे गए हैं। इसमें कोशिश ये की गई है कि जो भी ऑफिसर्स जहाँ पर भी इस तरीके की फूड मैसेज है वहाँ पर फूड जो सर्व किया जाता है जवान को, विजिटर्स को, स्टाफ को, जैसे पुलिस स्टेशन में, तो उनको FSSAI जो एक्ट है 2006 का, उसके अंडर जो भी रेगुलेशंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग फूड की सारी क्वालिटी मेंटेन की जाए। इसके अलावा बैलेंस्ड मील को प्रमोट करने का काम किया जाए ताकि ट्रांस फैट और बैड फैट जो है, जो इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट्स में पाई जाते हैं, उनको कम से कम लोगों को दिया जाए। इससे जो नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट है वो भी रिड्यूस होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो सॉल्ट और शुगर का जो कंजप्शन है वो भी
रिडक्शन किया जाए उसमें भी, ताकि कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है उसका इंक्रीज जो हम देखने को मिल रहे हैं उसको कम क्या कर सके, जो रिस्क है उसको क्या किया जा सके, जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम डिक्रीज कर सके। तो ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया है और इसी के लिए दिल्ली जो हमारा यूटी है वहाँ पर 4 ऐसे पुलिस स्टेशन, उनका जो मैस है उसको FSSAI ने 5 स्टार कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया है। अब दिल्ली सरकार ने किस तरीके से इसमें चेंज किए गए ये इसमें बताया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि पहले एक ऑडिट किया जाता है और बाद में एक फाइनल ऑडिट किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। वो यहाँ पर देखती है कि सारी चीज़ें मेंटेन की जा रही है कि नहीं की जा रही हैं, और फिर उनको एक 2 साल के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। 2 साल के बाद में ये जो थर्ड पार्टी है वो दोबारा से इसको रिन्यू करेगी, लेकिन उससे पहले बीच बीच में जो रेगुलर इंस्पेक्शन है वो यहाँ पर चलता रहेगा। अब दिल्ली सरकार ने कैसे क्या चेंज किया, तो उन्होंने बोला कि हमारे फूड मेस हैं, हमने ये देखा कि वहाँ पर काफ़ी क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही, तो वहाँ के जो भी कुक हैं उनको स्किल प्रोवाइड की गई, उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई। इसके अलावा जो भी ऑयल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था उसको रिप्लेस किया गया, हाइजीन को ज़्यादा मोर प्रेफरेंस दी गई। जो भी FSSAI एक्ट 2006 के अंदर जो भी गाइडलाइंस है उन सभी को यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश की गई, और जब यहाँ पर चेक किया गया तो ये माना गया कि काफ़ी बेहतरीन स्टैंडर्ड का यहाँ पर मील दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। ईटिंग राइट एक इनिशिएटिव FSSAI ने लॉन्च किया था और फिर दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ फूड ने इसको लॉन्च किया सेहतमंद दिल्ली के नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लेकर के। 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग होगी मुंबई में। ओके, आप सभी को पता है कि नीता अंबानी जो है वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है इस कमेटी में। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि ओलंपिक के लिए हमारे इंडिया में एक काफ़ी बेहतरीन एस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। 1983 के बाद में पहली बार इंडिया जो है वो इस तरीके के सेशन को होस्ट करेगा, और यहाँ पर ये बोला गया है कि 99% जो है वो एक तरीके से वोट डाले गए कि मुंबई को, ये जो भी कमेटी की मीटिंग हो उसमें मुंबई जो है उसको रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर ये बताया गया है कि ओलंपिक मूवमेंट जो है वो 40 इयर्स के वेट के बाद में दोबारा से इंडिया की तरफ मूवमेंट बैक किया है। और यहाँ पर इस कमेटी में नीता अंबानी के अलावा IOA प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, आप सभी को पता है 2008 में जो ओलंपिक हुए थे बीजिंग ओलंपिक, उन सब में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में ये गोल्ड मेडल हासिल किया था। और इंडिया के डेलीगेशन में ये लोग शामिल हो गए, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीता अंबानी जो है वो इंडिया की तरफ से IOC की मेंबर में फर्स्ट वीमेन इलेक्ट हुई हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ओलंपिक एसोसिएशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, कौन उसके हेड है, प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा, ये इंपॉर्टेंट नेम है। ओके, तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। तो ये आज के हमारे द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सारे चैनल्स में, उन सारे ग्रुप्स में जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि वहाँ पर नीडी पर्सन है और द हिंदू के डिस्कशन की वहाँ के लोगों को ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।